हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये लेक्चर सीरीज़ में स्टार्ट करने लगा हूँ, दैट इज़ ऑफ पैथोलॉजी। इसका अलहदा एक ग्रुप बनेगा और उसके अंदर ऑलमोस्ट 10 to 15 लेक्चर्स आएंगे बेसिक पैथोलॉजी के। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अल्सर्स। आज हम लोग बात करेंगे अल्सर्स के बारे में कि व्हाट बेसिकली अल्सर्स आर। इसकी हम लोग पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अल्सर की बात की जाए तो अल्सर एक बहुत जनरलाइज टर्म है, दैट इज़ एन ओपन सोर। ओपन सोर एक ओपन ज़ख़म हो सकता है, वो बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, आइदर एक्सटर्नली और आइदर इंटरनली। लेकिन जब हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर्स की, तो पेप्टिक अल्सर्स जो है वो डिफरेंट है अल्सर्स से इस सेंस में, क्योंकि पेप्टिक अल्सर्स जो हैं ये वो अल्सर्स हैं जो कि आपकी म्यूकोजल डिफेक्ट होता है, यानी कि म्यूकोजा का डिफेक्ट होता है। और म्यूकस लाइनिंग जो होती है बेसिकली वो या एट द लेवल ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि आपके GIT से रिलेटेड कहीं पे भी अगर अल्सर होगा, कोई सोर होगा, तो दैट विल बी टर्म्ड एज पेप्टिक अल्सर। और ये कॉमनली होता क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ ड्यू टू द एक्सेस एसिड सिक्रीशन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ ड्यू टू द एक्सेस एसिड सिक्रीशन, यानी कि आपको पता है कि आपकी जो स्टमक है या आपकी जो GIT है, इसके अंदर एसिड्स पाए जाते हैं और वो एसिड्स क्या करते हैं, वो एसिड्स जो हैं वो फूड के डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। तो अगर एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होगी और आपकी GIT के अंदर कहीं पे भी कोई एक सोर डेवलप होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज पेप्टिक अल्सर। तो अब हम लोग देख लेते हैं डिटेल के अंदर कि इसके क्या मैकेनिज्म्स हैं और क्या नहीं। उसको जाने से पहले ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने, दैट इज़ ऑफ योर GIT। सबसे ऊपर है एसोफेगस आ रहा है, उसके बाद आपका स्टमक है और आपकी फिर इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। अब स्टमक के कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे दो स्फिंक्टर होता है, कार्डिक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। इनका काम क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है उसको फूड जो है उसको प्रिवेंट करना। सो ये इसका काम होता है। उसके बाद ये एक लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है दैट विल बी टर्म्ड एज फंडस। उसके बाद बॉडी ऑफ स्टमक, उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर और ये कार्डिक स्फिंक्टर आ गया। तो हम मज़ीद चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए कि ये अल्सर कैसे होता है। सो ये जो हमारा स्टमक है, अगर मैं इसकी सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग को लूँ, इनर मोस्ट लाइनिंग को अगर मैं लूँ तो दिस इज़ द म्यूकस लेयर। ये म्यूकस लेयर कहलाती है आपकी। सो अगर मैं इनर मोस्ट लाइनिंग को लूँ, सो दिस इज़ द म्यूकस लेयर। ये आपकी स्टमक की म्यूकस लेयर है। और एज द नेम इंडिकेट्स कि इस लेयर का काम क्या होता है, इस लेयर का काम होता है म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस सिक्रीशन, ये इस लेयर का काम होता है। और ये जो लेयर होती है ना, इनर लेयर, जिसको हम लोग म्यूकस लेयर भी बोल रहे हैं, ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है। यहाँ पे आपको पता है कि एसिड सिक्रीशंस हो रही होती हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। यहाँ पे ऑल द टाइम जो है वो एसिड जो है वो पड़ा होता है। तो ये लेयर जो है ये एसिड की वजह से डैमेज हो रही होती है, और डैमेज होने के साथ ये बहुत रैपिडली जो है ये रीग्रो भी करती है, रैपिडली रीजनरेट भी करती है ये लेयर। सो दिस लेयर रैपिडली रीजनरेट इटसेल्फ, क्योंकि मेटाबॉलिकली जो है ये लेयर बहुत एक्टिव होती है। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर हमारे स्टमक के अंदर, हमारे GIT के अंदर ऑल द टाइम जो है वो एसिड पड़ा हुआ है, यानी कि HCl पड़ा हुआ है, तो ये जो हमारे स्टमक की अपनी लेयर है इसको क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर देता? क्योंकि जो हम फूड खाते हैं उसको तो बहुत ईजीली ये ब्रेक डाउन कर सकता है HCl, लेकिन स्टमक की अपनी लेयर को ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकता? तो उसकी 3-4 रीजन्स हैं। सबसे पहली रीज़न इज़ सिक्रीशन ऑफ म्यूकस बाय एपिथेलियल सेल्स। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो HCl है वो इस लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। नंबर टू थिंग इज़ सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। आपको पता है कि ये जो आपकी म्यूकस लेयर है ये बाइकार्बोनेट आयन भी रिलीज़ करती है HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन की ज़रूरत होती है, जो कि अगेन आपकी म्यूकस लेयर से सिक्रीट हो रहे होते हैं। नंबर 3 थिंग इज़ रैपिड गैस्ट्रिक एपिथेलियल रीजनरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी यहाँ पे कोई एपिथेलियल जो लेयर है वो डैमेज हो भी रही है, तो वो बहुत रैपिडली जो है वो क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है कि उसको रीजनरेट होने के लिए किसकी ज़रूरत है, उसको रीजनरेट होने की ब्लड की ज़रूरत है, यानी कि जितना ज़्यादा ब्लड वहाँ पे आएगा, डिफेंसिव सेल्स वहाँ पे आएंगे, उतनी जल्दी वो रैपिडली अपने आप को रीजनरेट कर सकेगी। तो फोर्थ थिंग इज़ विगरस ब्लड सप्लाई, यानी कि इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत अच्छी होती है इस लेयर की, ताकि अगर ये डैमेज हो तो फ़ौरन से पहले इसको रिपेयर किया जा सके। एंड 5 द लास्ट थिंग इज़
म्यूकोजल सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, म्यूकोजल सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी कि यही म्यूकस लेयर जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज़ करवा रही होती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम ये है कि उसने ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखना है, यानी कि ब्लड सप्लाई और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हैंड टू हैंड काम करते हैं। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होंगे तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी, अगर ये रिलीज़ नहीं होंगे तो ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होगी। सो दीज आर द 5 फैक्टर्स जो कि आपके स्टमक की लेयर को या आपके इंटेस्टाइन की या आपके पूरे जीआईटी की जो म्यूकोजल लेयर है उसको इस HCl से, इस एसिड से बचाने के अंदर काम करते हैं। क्या? ये 5 चीज़ें। अब अल्सर किस वक्त डेवलप होता है? अल्सर उस वक्त डेवलप होता है क्योंकि ये आपके डिफेंसेस हैं, डिफेंसेस, ये आपके डिफेंसेस हैं जो कि आपके स्टमक की, आपके जीआईटी की लाइनिंग को बचा रहे हैं इस HCl से। अदरवाइज़ ये HCl जो है ये इसको डैमेज करने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। अब अल्सर कब डेवलप होता है? अल्सर उस वक्त डेवलप होता है कि जिस वक्त इन डिफेंसेस में से कोई एक डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो काम करना छोड़ दे, तब आपके स्टमक में या आपकी जीआईटी में अल्सर डेवलप हो सकता है। अब वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन सबको ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो दीज आर द डिफेंसेस या डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ योर जीआईटी दैट हेल्प टू प्रिवेंट द अल्सर फॉर्मेशन। These are the 4 मेजर फैक्टर्स जो कि लीड करते हैं इनमें से किसी भी एक चीज़ या 2-3 चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में। सबसे पहले हमारे पास है जी H. pylori इन्फेक्शन, उसके बाद एनसेड्स, उसके बाद स्मोकिंग और हेरिडिटी। इसके अलावा भी और कुछ है लेकिन मेजर यही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं H. pylori, यानी कि इसका मतलब ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है जीआईटी के अंदर। वाटर से ये यूजली फैलता है ये बैक्टीरिया। जब आपको इस बैक्टीरिया से आप इन्फेक्ट होते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बेसिलस है जो कि सिक्रीट करता है यूरिएज और प्रोटीएज को। अब ये यूरिएज और प्रोटीएज जो है ये क्या करते हैं, ये आपके जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है यानी कि ये जो लाइनिंग है इसके अंदर जो मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन है उनको जाके डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि H. pylori इन्फेक्शन जो है ये यूरिएज और प्रोटीएज रिलीज़ कराया है जो कि आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा के लेयर को, ग्लाइकोप्रोटीन को डैमेज करे। ऑब्वियसली पता है जब उसको डैमेज करेगा तो वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन होगी। सेकंड थिंग इज़ दैट वी हैव एनसेड्स। अब एनसेड्स क्या हैं? दैट इज़ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको हम आमतौर पे पेन किलर ड्रग्स भी बोल देते हैं। काफ़ी सारी पेन किलर्स इसके अंदर आ जाती हैं। अब ये कॉन्टीन्यूस यूज़ से 1-2 दफ़ा अगर आप यूज़ करेंगे मेडिसिन उससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप क्रॉनिकली यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को काफ़ी अरसे से, साल से, 2 साल से, 3 साल से, तो ये एनसेड्स क्या करती हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वो उसकी जो है फार्माकोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। एनसेड्स क्या करती हैं कि एनसेड्स जो हैं वो आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देती हैं। यानी कि एनसेड्स ने क्या किया, आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है कि जब आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशन जो है वो इनहिबिट होगी तो आपकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हेल्प करती है किसके अंदर, विगुलस ब्लड सप्लाई के अंदर। तो यानी कि आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो बनना बंद होगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनना बंद होगी तो उसने ब्लड सप्लाई को भी इनहिबिट कर दिया। ब्लड सप्लाई जब इनहिबिट होगी तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे रीजनरेशन भी नहीं होगी। तो एनसेड जो है वो एक बहुत बड़ी कॉज है इस चीज़ की। थर्ड थिंग वी हैव इज स्मोकिंग। अब स्मोकिंग क्या करती है, स्मोकिंग स्टिमुलेट्स एसिड सिक्रीशन एंड इनहिबिट अल्सर हीलिंग। स्मोकिंग से आपका जो एसिड यहाँ पे बन रहा था उसकी सिक्रीशन में इंक्रीज़ होगा। जब स्मोकिंग HCl की सिक्रीशन में या एसिड की सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देगा तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे हीलिंग जो है वो डिले हो जाएगी। लास्ट थिंग इज़ हेरिडिट्री। अब हेरिडिट्री क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनहेरिटेंस के अंदर ये चीज़ें उनको मिलती हैं कि पेराइटल सेल्स, यानी कि आपके जो म्यूकस लेयर के अंदर सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम पेराइटल सेल्स बोलते हैं, इन पेराइटल सेल्स का काम होता है HCl की सिक्रीशन कराना। या अगर ये इनका साइज़ जो है वो एनलार्ज होगा, यानी कि इनके साइज़ जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी इंसानों की, क्योंकि ये हेरिडिट्री है, उनको विरासत में चीज़ मिली है, तो इनकी HCl की सिक्रीशन, इनकी एसिड की सिक्रीशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। तो दैट इज़ वाई हेरिडिट्री प्लेज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अल्सर्स। तो ये आज का बेसिकली था। तो अल्सर को अगर हम देखें तो बेसिकली ये एक इम्बैलेंस है आपके डिफेंस मैकेनिज़म्स में और आपके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स के अंदर, यानी कि आपके एग्रीवेटिंग फैक्टर और आपके डिफेंस मैकेनिज़्म जो हैं ये हैंड टू हैंड काम कर रहे हैं। अगर आपका एक भी डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो काम करना छोड़ जाएगा तो डेफिनेटली जो आपके एग्रीवेटिंग फैक्टर है उनको मौका मिल जाएगा और वो आपकी जीआईटी को डिस्ट्रॉय करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे।
सो इट इज़ बेसिकली अ इम्बैलेंस बिटवीन द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स एंड द डिफेंसेस। तो इसको हम जल्दी से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। आपकी जो म्यूकस लेयर होती है स्टमक की, वो बहुत एक्टिव होती है मेटाबॉलिकली, और उसके अंदर एसिड जो है वो 24/7 पड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो एसिड उनकी सेल्स को कुछ भी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसके 5 डिफेंसिव मैकेनिज्म्स होते हैं। नंबर 1, म्यूकस सिक्रीट होता है एपिथेलियल सेल से। उसके अलावा बाइकार्बोनेट सिक्रीट होता है जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तीसरा, एपिथेलियल रीजनरेशन। अगर वहाँ पे कोई सेल्स डैमेज भी होते हैं तो उसको बहुत रैपिडली रीजनरेट कर लिया जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। और लास्टली, ब्लड सप्लाई क्यों ज़्यादा होती है? ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब इम्बैलेंस कहाँ आता है? अगर आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन होगा तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन क्या करेगा? वो यूरिएज और प्रोटीएज जो है उसको रिलीज़ करवाएगा। यूरिएज और प्रोटीएज क्या करता है? वो ग्लाइकोप्रोटीन को डैमेज करता है, जो कि पाया जाता है आपके म्यूकस सेल्स के बीच में। जब वो डैमेज होगा तो डेफिनेट सी बात है आपको अल्सर डेवलप होगा। उसके बाद एनसेड्स जो हैं, एनसेड्स वो क्या करते हैं? वो आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज़ को इनहिबिट कर देते हैं। तो डेफिनेटली प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होगा तो आपकी ब्लड सप्लाई भी अफेक्ट होगी। स्मोकिंग जो है वो एसिड की सिक्रेशन को ज़्यादा कर देता है, और हेरिडिटी मैंने आपको बताया कि पैरेटल सेल्स का साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो HCl की सिक्रेशन भी ज़्यादा होगी। सो दिस वॉज द पैथोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। थैंक यू सो मच।